फिजिक्स में हम एरिया को, सरफेस एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। यह बड़ा कंफ्यूजिंग है। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे एक खास रीजन है। इससे पहले हमने एक वीडियो पे एरिया एज वेक्टर, इस पे काफी चर्चा किया है। वहां भी हम लोगों ने देखा था, इसका एक इंट्यूशन ग्रो किया था कि इसे वेक्टर क्यों होना चाहिए। चलिए फिर से इस वीडियो में मैं एक अलग तरीके से इसे समझाने का कोशिश करूंगा। तो जो सरफेस एरिया होता है उसका अगर आप फिजिक्स में एप्लीकेशन देखें तो किस तरह का एप्लीकेशन होता है। मैं अगर बिल्कुल सिंपल एक एप्लीकेशन की बात करूं, एक सिंपल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो कि एरिया के साथ एसोसिएटेड है, तो इस लेवल पे 12th लेवल पे, 11th 12th लेवल पे मुझे एक ही फिजिकल क्वांटिटी याद आ रहा, वो है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे एसोसिएटेड होता है सरफेस एरिया। अब जैसे कि हमने 11th 12th में पढ़ा था कि, या पढ़ रहे हैं कि जो फ्लक्स होता है, अगर बिल्कुल लेमैन तरीके से मोटे मोटे तौर पे देखें तो अगर कोई एरिया है, अगर एक सरफेस एरिया है, मान ले ये एक सरफेस एरिया है और कुछ फील्ड लाइंस यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कुछ फील्ड लाइंस ऐसे इस तरह से इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर निकल रहा है, तो एक लेमैन तरीके में अगर हम बात करें तो जितने फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया को क्रॉस करेगा उसी के साथ प्रोपोर्शनल होगा इसका फ्लक्स। अर्थात ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस किया तो फ्लक्स ज्यादा, कम फील्ड लाइंस पास किया तो फ्लक्स कम। अब थोड़ा स्केलर और वेक्टर में बात कर लेते हैं। हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हुए यह देखा था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका जो असर है उसे समझने के लिए उसका डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर आप किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन को बदल दे तो उसका असर बदल जाता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान ले कि कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला है फोर्स और आपने इस पे लगाया फोर्स 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में। तो आप खुद सोचे इस पे असर क्या होगा। ये आगे बढ़ेगा कुछ एक्सेलरेशन के साथ। वही अगर 5 न्यूटन का फोर्स आप नीचे की तरफ लगाते, इसे अगर दबाते तो क्या होता। एक्चुअली इसे ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहिए हमें। आप अगर इसे दबाते, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करते 5 न्यूटन का, तो क्या होता। तो क्या ये उसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता? इसका असर देखे चेंज हो जाता है। फोर्स का डायरेक्शन चेंज करे तो इसका असर चेंज हो जाता है। इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया स्केलर क्वांटिटी हुआ तो इसके डायरेक्शन के बदलने से इसका जो असर होगा उस असर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर अगर असर में फर्क पड़ गया तो फिर यह वेक्टर क्वांटिटी होगा। देखिए मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म पे बात नहीं करूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो फिर मान ले कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे एक सरफेस को और देखेंगे कि अगर डायरेक्शन चेंज किया जाए तो क्या उसका असर में कोई चेंज होगा। अब सरफेस एरिया का असर मतलब सरफेस एरिया में बना हुआ जो फ्लक्स है वो। तो अगर मैं एक सरफेस एरिया को कुछ ऐसे रखता हूं, कुछ इस तरह से एक सरफेस है ये, उसे कुछ ऐसे रखा गया, तो आप खुद यहां पर डिटरमाइन करें कि कैसे और कितने फील्ड लाइंस यहां से क्रॉस कर सकते हैं। अब उसी सरफेस को हमने थोड़ा सा मोड़ दिया और उसे कुछ ऐसे रखा गया, तो आप खुद सोचे कम फील्ड लाइंस यहां से पास होंगे या ज्यादा फील्ड लाइंस इस सरफेस से। और अगर आप इसे बिल्कुल ही सुला दें तो आप सोचे कि ज्यादा फील्ड लाइंस यहां से पास करेंगे या कम फील्ड लाइंस पास करेंगे। तो ये बड़ा ऑब्वियस है
कि इस केस में सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस यहां से क्रॉस करेगा इस सरफेस से, तो इस केस में फ्लक्स सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा था कि फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, वो होता है जितने ज्यादा फील्ड लाइंस एक सरफेस को क्रॉस करता है, उस सरफेस पे बना हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो उतना ज्यादा होता है। तो इस केस में ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, इस केस में बहुत कम, तो इस केस में फ्लक्स ज्यादा होगा, इस केस में फ्लक्स मिनिमम होगा। तो हमने सरफेस का जो डायरेक्शन है उसे बदल दिया, तो इसका जो असर है, फ्लक्स है, वो चेंज हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जितना जगह घेर के रखा है, ये अगर एस हुआ तो ये भी एस है और ये भी एस है। पूरा सरफेस एरिया जो जगह घेरा हुआ है ये सेम है, लेकिन चूंकि इसके डायरेक्शन को चेंज करने से, हमने इसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया, इसे थोड़ा ऐसे रोटेट कर दिया और इसे थोड़ा और रोटेट कर दिया, तो हमें कुछ ऐसा मिला। तो हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो इसका असर चेंज हो गया। तो बहुत सिंपली हम इसी से ही कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। थोड़ा टेक्निकली अगर बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होता है ये होता है नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो ये प्लेन सरफेस है तो इसका नॉर्मली आउटवर्ड्स और नॉर्मली इनवर्ड्स कुछ होता नहीं है, तो सिंपली हम कंसीडर कर लेते हैं इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अब बिल्कुल इस सरफेस पे नॉर्मल होना चाहिए वो डायरेक्शन, और यहां से ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा नॉर्मल, और यहां से डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा नॉर्मल। इस पे फ्लक्स जो होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर अगर ज्यादा टेक्निकली बात करें तो हमें इसे ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, डी फाई अर्थात छोटा सा फ्लक्स एक छोटे से रीजन में, एक छोटा सा सरफेस एरिया में, ये बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में जो एग्जिस्ट कर रहा है और वो छोटा सा रीजन का सरफेस एरिया। तो ये ज्यादा टेक्निकली कहें तो होता है। वैसे इस केस में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है हर जगह पे, तो हम उसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां अगर आप देखें, ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है सरफेस एरिया, और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब जाके हमें फ्लक्स मिला है। तो यहां फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट केस में फ्लक्स होगा φ1, सेकंड केस में फ्लक्स φ2 और थर्ड केस में फ्लक्स φ3। तो फर्स्ट केस में जो फ्लक्स होगा φ1 ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड इंटू, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये सरफेस एरिया का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ये एंगल होगा 0 डिग्री। सो इंटू कोसाइन ऑफ 0, हमें पता है कोसाइन ऑफ 0 इज 1, सो ये हो जाएगा E इंटू एस। अब दूसरा वाला केस देखें, φ2, मान ले यहां पर कुछ एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है 0 से 90 डिग्री के बीच है, ये वाला एंगल, और ये है थीटा। तो इस केस में हम कहेंगे φ2 जो होगा ये होगा E, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी E है और सरफेस एरिया अब भी S है उसका मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। सो हम यहां पर कहेंगे कोसाइन ऑफ थीटा। चूंकि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच है, तो ये जो वैल्यू होगा कोसाइन ऑफ थीटा का जो वैल्यू होगा ये लाई करेगा 0 से लेके 1 के बीच, क्योंकि हमें पता है कोसाइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और कोसाइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब तीसरे केस में देखें, φ3 इज इक्वल टू E इंटू एस इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड E ही होगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये एंगल होगा 90 डिग्री का। सो कोसाइन ऑफ 90 डिग्री, सो कोसाइन ऑफ π/2 जो कि होता है 0, कोसाइन ऑफ π/2 इज इक्वल टू 0। सो ये जो फ्लक्स होगा ये 0 होगा, और होना भी चाहिए
हमने सिंपली देखा भी ये था कि सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस यहां क्रॉस कर रहा है, यहां कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, और यहां सबसे कम फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। जीरो, मुझे कहना चाहिए जीरो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं यहां पर, तो यहां फ्लक्स जीरो होना चाहिए। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सरफेस एरिया जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके डायरेक्शन को बदल दे आप, इसका असर यहां पर जो फ्लक्स है वो बदल जाएगा। और यहां पर देखें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, चूंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच ही हो सकता है, तो यहां सरफेस एरिया को हमें कंसीडर करना होगा वेक्टर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।